हेलो साथियों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पहाड़ी फौजी में। मैं अपने दूसरे ही ब्लॉग में आपसे मुलाकात कराने जा रहा हूं एक बहुत ही शानदार पर्सनालिटी, सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन राजेंद्र सिंह वल्दिया साहब से, जो कि बेंगलोर में सेटल्ड हैं और सेना शिक्षा कोर के बहुत ही प्रतिष्ठित, नॉलेजेबल, क्रिएटिव और कुशल योग शिक्षक के तौर पर जिन्होंने अपनी बहुमूल्य सेवाएं सेना में रहते भी दी हैं और अभी भी योग के क्षेत्र में और सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और साहब से उनके जो अनुभव हैं, उनका ज्ञान है और उनकी जानकारियां हैं, उनके बारे में हम जानना चाहेंगे। आइए मिलते हैं कैप्टन राजेंद्र सिंह साहब से उन्हीं के निवास स्थान पर। थैंक यू। तो आइए साथियों, अब बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं आज के हमारे मेहमान कैप्टन राजेंद्र सिंह साहब से। जैन साहब, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पहाड़ी फौजी में। क्या बात है। मेरी बहुत ही दिली इच्छा थी कि मेरा जो पहला ब्लॉग बने वो आपके साथ बने, क्योंकि आपसे हमारा बहुत लंबा एसोसिएशन है और आपसे बात करके, आपसे मिलके मुझे हमेशा ही खुशी का अनुभव होता है। तो साहब, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो बताइए। बहुत अच्छा लगा और ये तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज था कि आप बेंगलोर आए और बेंगलोर के बाद सीधे मेरे घर। तो बताइए किससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। तो साहब, बातचीत का सिलसिला हम शुरू करें उससे पहले आप अपना परिचय यदि हमारे दर्शकों को दें तो बहुत अच्छा होगा। तो बात तो ये है कि सबसे पहले तो धन्यवाद, और आप ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं एक अच्छे चैनल के साथ, और वो भी सारे फौजियों को जोड़ने के लिए। तो स्पेशली जो वेटरन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो बड़ी गौरव की अनुभूति हो रही है कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि अपने चैनल में बुला लिया। और रही बात अपने परिचय की, तो छोटा सा जीवन, छोटा सा अनुभव वो आपके साथ शेयर कर ही लेते हैं। मैं मूलतः पिथौरागढ़ का रहने वाला हूँ और पिताजी मेरे भी सेना में थे। आज सेना शिक्षा कोर सूबेदार मेजर से वो रिटायर हुए। परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए मैंने भी सेना में ज्वाइन किया। लखनऊ में मेरी शिक्षा दीक्षा हुई, घर भी लखनऊ में। फिर उसके बाद सेना शिक्षा कोर के साथ जब जुड़े तो एक बच्चे थे, रॉ मटेरियल की तरह थे। जैसे आपको कहते हैं ना कच्चा लोहा, जो आपका रॉ फॉर्म में होता है, वो फिर सेप दिया गया सेना में। सेना में बहुत सारे कोर्सेज भी किए गए, बहुत सारी चीज़ें हुई और बहुत सारे लोगों के साथ पूरे भारत को सेना समेट के रखती है और सारी संस्कृतियों को साथ में रखती है। उसके साथ सेपअप हुए, बड़े हुए। फिर कई बार फिर पचमढ़ी जो हमारी, कहते हैं कि एक तो माँ हमारी जिसने जन्म दिया, बायोलॉजिकल मदर, एक जो है हमारी पर्सनैलिटी को शेप देने वाली थी, वो थी पचमढ़ी आर्मी एजुकेशनल कोर, है ना। तो वो उसका जो सेंटर है, जो कॉलेज है, वो है पचमढ़ी में एमपी में। तो वहीं पे बहुत कुछ सीखा और सौभाग्य से उसी की वजह से जब पचमढ़ी में सेवारत था 2001 से लेके 5 तक, तो आपके साथ मैं भी रहा और हम दोनों साथ में भी रहे वहाँ पे। तो वो तो एक अलग ही लेवल था कि जो जिस जगह से आपने ट्रेनिंग पाई हो, जहाँ पे आपने बहुत सारे पनिशमेंट खाए हो, और उसी जगह पे आप वहाँ पे सीनियर जेसीओ के तौर पे आना, एक इंस्ट्रक्टर के तौर पे आना, बड़े गौरवान्वित हुए। फिर एक एनी थी, एनी 80, उसका भी इंचार्ज रहा। विभिन्न सेवाएं की और विभिन्न जगहों में, कारगिल के ऑपरेशन में भी 77 डेज में रहा। और उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट रहा। पूरा टेनोर मेरा या तो नॉर्थ ईस्ट का रहा या फिर आपका ये JNK का रहा, और फिर पचमढ़ी का एक टेनोर, बाकी यही रहा। फिर बेंगलोर में ही रिटायर हुआ। बेंगलोर में फिर अलायंस यूनिवर्सिटी में मैनेजर था एग्जीक्यूटिव एजुकेशन का। और उसके साथ साथ फिर मैं पतंजलि का प्रभारी 2008 से जुड़ गया था, मूलतः शिमला में। फिर यहाँ मैं प्रभारी भी रहा। उसके साथ साथ फिर क्या है कि योग की क्रियाओं के साथ भी जुड़ा रहा, और सौभाग्य से फिर आप योग की कक्षाओं में आपसे फिर जुड़ा हुआ हमारा। तो ये छोटी सी जीवन यात्रा है।
साथियों, जैसा कि साहब ने बताया कि सेना में आने के बाद जो मैच्योरिटी लेवल है, जो ऑब्जर्वेशन की क्षमता है, जो डिसीजन मेकिंग है, प्लानिंग मेकिंग है, ये काफ़ी चीज़ें हमें यहाँ आके सीखने को मिलती हैं। और लेकिन आप भी इस बात को मानेंगे, जब हम मैक्सिमम हमारे सारे फौजी भाई 18 से 23-24 साल तक के बीच में भर्ती होते हैं, यानी सेना में इनरोल्ड होते हैं, उस दौरान हम युवा अवस्था में हमारी मैच्योरिटी हिसाब उतनी नहीं, उस लेवल की नहीं होती है। और लेकिन सेना में लंबे समय तक सेवारत होने के बावजूद सिविल में हमारे जो बड़े भाई लोग हैं, गांव वाले हैं, या हमारे आस पड़ोस के सिविलियन हैं, वो हमारा मूल्यांकन उन्हीं 18 सालों के इस हिसाब से करते हैं। और लेकिन आपने बताया यहाँ आकर के हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और मैं इससे सहमत हूँ, और मेरे बहुत से दर्शक भी इससे सहमत होंगे। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था, साहब योगा शिक्षक के तौर पर सेना में इस योगा को हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा बनाने में उन्होंने काफ़ी योगदान किया है। जगह जगह पर हर फॉर्मेशन में जहाँ भी वो रहे उन्होंने ये काम किए हैं। और अब मैं साहब से जानना चाहूँगा कि आज लाइफ में बहुत स्ट्रेस है साहब, बहुत तनाव है, बहुत परेशानियां हैं, काफ़ी बीमारियां भी हैं। इसके लिए हम क्या करें कि इससे हमें निजात मिले? बहुत बड़ी बात कही है आपने, और बहुत सही प्रश्न भी है। शास्त्रों में लिखा है प्रज्ञापराधी सर्वरोगस्य मूल कारण है। तो प्रज्ञापराध मतलब स्ट्रेस इज द रूट कॉज ऑफ द ऑल द डिजीज। मतलब प्रॉब्लम यहाँ स्टार्ट होती है, उसके बाद वो आती है पाचन तंत्र में। पाचन तंत्र के बाद जो वाइटल ऑर्गन्स है, वहीं से जाके आपका लीवर, किडनी, पैंक्रियास, वहां से वो इफेक्ट होना शुरू कर देता है। कहाँ शुरू हुई थी यात्रा? यहाँ से फिर शुरू हुई, फिर वो डाइजेशन से, और उसके साथ साथ वो वाइटल ऑर्गन्स पे। तो जितने वो मैनिफेस्टेशन है डिफरेंट टाइप की डिजीज, तो उसमें क्या है कि जब सेना में रहे तो बहुत नियमित था, सारी चीज़ें रेगुलेटेड थी। और आप ऐसे ही, आप जैसे जहाज में सफ़र करें, बस में करें या ट्रेन में, तो चला कोई रहा था, सिस्टम चला रहा होता। तो सेना में भी जीवन हमारा कुछ ऐसा ही था, कोई आप कुछ चला रहा होता था, आप चल रहे थे, पीटी पे जाना ही जाना है, यहाँ पे जाना ही जाना है, गेम खेलना ही खेलना। मगर आपके रिटायरमेंट के बाद क्या है कि सारा जीवन क्या है वो अब आपके हाथ में आ रहा है। अब आप क्या है कि जैसे आप फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी की टीम की बात करें तो टीम चलते हैं, उसमें आपका अलग का योगदान तो रहता ही। मगर आप बैडमिंटन, टेनिस वगैरह खेलते हैं तो आप इंडिविजुअल खिलाड़ी हो जाते हैं, कंबाइंड एफर्ट होता है। हाँ, तो अब यहाँ पे आपके पास सब कुछ आपके ऊपर आ गया है। अब आपके परफॉर्मेंस तो नियमितता छूट जाती है। अब शास्त्रों में गीता के अध्याय 6 और 17वां श्लोक है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्तु कर्मसु युक्त सो प्रावबोधस्य योगो भवति दुखा। अर्जुन पूछते हैं कि योगेश्वर श्री कृष्ण से युद्ध के मैदान में कि भाई ये बताइए कि स्वस्थ व्यक्ति कौन है, योगी कौन है? तो कृष्ण भगवान बोलते हैं युक्तिपूर्ण आहार है जिसका, जो समय पर उठता है, समय पर जागता है, नियमित दिनचर्या है जिसकी, वही व्यक्ति योगी है, वही व्यक्ति स्वस्थ है। तो दिनचर्या आप जो है, जैसे आपने भी, आपसे भी बातचीत में अभी हम तो कुछ देर पहले बात कर रहे थे, तो आपने अपने आप को गार्डनिंग में रखा हुआ है, वॉकिंग में रखा हुआ है, आपने एक पेट भी पाला हुआ है। तो आप अपनी एनर्जी को जो सेना की जो एनर्जी के साथ बिल्कुल मैच करके चैनलाइज कर दे रहे हैं अभी आप। तो इस वजह से आपकी उम्र में कोई फर्क नहीं महसूस हो रहा है, और आपकी एक्टिविटीज में, आपकी दिनचर्या में। इसी तरह से आप वहां से जो सीख के आए, अब आप चाहते हैं कि उसी तरह ग्रुप में पीटीओ कहाँ से होगी, वॉलीबॉल कहाँ से होगा, तो ये आपको क्रिएट करना पड़ेगा। योगा एक समाधान है, योग। अब अंग्रेजों ने इसको योगा कह दिया, वो बात अलग है। तो मैं उसमें जुड़ा रहा, और 2008 से, उससे पहले मैं माँ निर्मला देवी के उससे जुड़ा था, सहज योग से, फिर श्री रविशंकर जी के उससे, इनके योग से जुड़ा, और उसके बाद मैं जुड़ा स्वामी रामदेव जी के, उसमें तो डिफरेंट सर्टिफिकेशन किए। सर्टिफिकेशन करने से क्या होता है कि आप स्टूडेंट बन जाते हैं, आप छात्र बन जाते हैं। किसी गुरु के सानिध्य में करने से क्या है कि आपको एनर्जी मिलती है, और आप कोई आपको गवर्न कर रहा होता है, कोई आपको डायरेक्ट कर रहा होता है। तो फौज के सारे डिसिप्लिन यहाँ लागू हो जाते हैं। अगर आप तो स्वस्थ दिनचर्या हो जाती है, और समय पे उठते हैं, समय पे जाते हैं, और जैसे आप जैसे लोग सामाजिक संबंध जो है आपके कम हो जाते हैं रिटायरमेंट के बाद, वो आप बना के रखें बस। तो प्रज्ञापराधी सर्व रोग से मूल कारणों की बात यही होती है, और आप तनाव को दूर कर सकते हैं। तो साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि उचित जो आहार है हमारा, और उचित रहन सहन है, और वो आपके हमारे स्वास्थ्य के लिए निश्चित तौर पर लाभदायक होगा। अब साहब से मैं जानना चाहूँगा कि उनका डेली रूटीन है क्या आखिर?
जिससे कि वो इतने स्वस्थ हैं आदमी। अरे स्वस्थ तो ये तो धन्यवाद आपका जो कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं आप। तो स्वस्थ तो एक्चुअली क्या है, स्वस्थ क्या है कि मानसिक प्रक्रिया के साथ जुड़ा हुआ भाव है। सुबह प्रातःकाल उठ जाते हैं 5 के आसपास। 5 बजे उठने के बाद वही अपना जो नैतिक दिन कर्म किया। अब सुबह एक चीज़ अच्छी रखी मैंने कि योग से जुड़ने के बाद 2008 से योग से जुड़ने से एक तो पानी का जो होता है उसमें मैं क्या करता हूँ कि जो भी उपयुक्त तो आपका गिलोय है, तुलसी है, या आपका नीम है, करेला है, जो भी जूसेस होते हैं वो गर्म पानी के साथ 1 गिलास में पी लिया। फिर उसके बाद खाली पेट खाली पेट ले लिया सुबह ही प्रातःकाल। और एक चीज का याद रखिए कि आप ब्रश जो करते हैं ना 2 टाइम तो करते ही हैं। सुबह का अगर छूट जाता कोई बात नहीं, रात का ब्रश जरूर करिए। तो जितने जीवाणु होते हैं वो सारे साफ हो जाते हैं। और सुबह उठ के आप अपना जो लार है उसको लाला रस कहते हैं आपको, वो अगर आपका मुंह साफ है, दांतों में कीटाणु कुछ भी नहीं है, तो आप उसको उस रस को पानी के साथ ही घोल के आप पी सकते हैं। मतलब जो आपका लार बना हुआ है। तो ये भी बहुत सारे जानवरों के लिए सबसे बड़ी दवाई तो वही है। कुत्ता, बिल्ली, चूहा, इनको लगती है चोट लगती है तो क्या करते हैं, चाट के शेर वगैरह जहाँ भी लगते हैं बड़े जानवर, जहाँ तक जीभ जाती है वहाँ तक इनको फिर इन्फेक्शन नहीं होता। तो इसमें वो चीज़ें होती हैं। तो सुबह उसको पी लीजिए गर्म पानी। उसके बाद जो है आप अपना नहाइए धोइए जो भी करना है। उसके बाद मैं वैसे बता रहा हूँ क्योंकि ये बोलना तो आसान है, ये सब करिए, मगर उतना होता नहीं है हर एक से। तो उठिए, नहाइए धोइए, उसके बाद आप तैयार होके लगभग जब 6 बजे के आसपास आप 1 घंटे का योग सेशन हो जाए, उसमें प्राणायाम हो जाता है एज के साथ। जो आपकी एज है, जैसे स्वामी रामदेव जी कराते हैं या कोई और भी योग गुरु कराता है, यूट्यूब भरा पड़ा हुआ। तो यूट्यूब इज ऑल्सो फुल ऑफ फेक नॉलेज, ये भी है, उसमें सूडो साइंस भी है, फेक नॉलेज भी। तो उनसे में चुनाव करना पड़ता है सही क्या। तो योग का अच्छा चुनाव करिए, अपनी आयु के अनुसार करिए और समय के अनुसार करिए। और उसके साथ उम्र के साथ साथ जो डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा रिड्यूस करिए। और थोड़ा सा आसनों के बाद कहते हैं ना कि अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि जो होता है, उसमें क्या है कि अब आपका ध्यान जो है योग आसनों के बाद प्राणायाम में ज्यादा जाना चाहिए, मेडिटेशन में जाना चाहिए। तो वो फिर आप पूरा लाभ ऐसे ले सकते हैं। तो साहब से हमने ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी इसलिए लेनी चाहिए कि क्योंकि साहब पतंजलि का स्टोर भी चलाते हैं और उन्होंने डॉक्टर भी अपने स्टोर में अपॉइंट कर रखे हैं और उन्हें बहुत सारा नॉलेज आयुर्वेद संबंधी चिकित्सा पद्धति का है। और साहब से अंत में मैं जानना चाहूँगा, ये पूछना चाहूँगा कि हमारे जो सैनिक भाई हैं या साहिबान लोग हैं, वो पेंशन निकट भविष्य में जो पेंशन आने वाले हैं, उनके लिए साहब क्या कहना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे ताकि वो सही ढंग से सिविल में सेटल हो सके? बहुत अच्छा प्रश्न है और ये समस्या हमको भी आई थी। और मैं भी यहाँ पे अलायंस यूनिवर्सिटी में जो सीनियर ऑफिसर्स वगैरह आते थे उनके कोर्सेज को डील करता था। तो वो बोलते थे कि ये सारी चीज़ें जो सीनियर ऑफिसर उसमें एयर कमोडोर से लेके मेजर जनरल तीनों फोर्सेज के आते थे। और या फिर इसमें हम लोग देखते थे जो सप्लाई चेन में इसमें को अपने जो डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा बिजनेस में, उसमें जो कॉर्पोरेट के सीनियर लोग आते थे मैनेजर लेवल के सीखने के लिए, जो जिनका IT बैकग्राउंड था इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था। तो उनको सारी चीज़ हम यही बताते थे भाई कि आपका जो अगली तैयारी है कि जब भी आप रहो, एक तो आप अपने आप को मेंटली उसके साथ वो रखो नए समय के साथ साथ। और अगर आप चेंज कर रहे हो अपने आप को, जैसे फौजी रिटायरमेंट की एज तो कम ही होती, 40-45 में कोई रिटायर हो जाता है, तो वो चेंज कर रहा है दूसरा। और जो IT वाला है इंजीनियरिंग फील्ड का, मैनेजमेंट में जाना चाहता है, वो मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव MBA कर रहा है, ये कर रहा है, तो हम उनको यही बताते थे कि ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो पीरियड है बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आपने जो कुछ यहाँ सीखा हुआ है, जिस फील्ड में आप थे 20-25-30 साल, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को अंडू करना पड़ता है। तो आर्मी के जो सीनियर अफसर ये तीनों फोर्सेस के आते थे, मैं बोलता था भाई आप उसी स्टीरियो चाहिए कि आपको वही बैरा के चाय पिलाए, क्लासरूम के बाहर वो लगा रहे हैं। मैंने कहा आप यहाँ पे जाइए, जो स्टूडेंट हैं अभी जो नॉर्मल जो MBA कर रहे हैं उनके साथ इंटरेक्ट करिए और नए जमाने के साथ जो आपने सीखा हुआ है उसके साथ आपने आपको जो चीज़ें यहाँ सीखी हुई थी उसको, जो अनवांटेड चीज़ें सिविल में नहीं चल रही उनके लिए आप अपनी आदतों को अंडू करिए। और जब रिटायर हो जाए जिस दिन फर्स्ट डे आपके हाथ में कोई जॉब होना चाहिए। द मोमेंट यू रिटायर यू शुड नॉट बी, अब खाली ना हो, आपको वैक्यूम हो जाएगा, तो वो फिर आप फिर अवसाद से घिरेंगे। आप पता छोड़िए, सरकार इतनी पेंशन आपको दे देती है कि हम जैसे लेवल पे भी, जिस लेवल पे भी है 60-50-70 हज़ार जो पेंशन आ जाती है, 45 हज़ार काफ़ी है। अगर आप स्वस्थ हैं, कोई लाइबिलिटी नहीं है, मकान आपका है, बच्चे सेटल्ड है, तो 40,000 30,000 सफिशिएंट। तो आप कोई ना कोई जॉब करिए आप,
चाहे उसमें आप वैल्यू मत दीजिए, सेटिस्फैक्शन के लिए आपके पद के अनुरूप हो, आपके मान के अनुरूप हो, और जहां पे आपकी आवश्यकताओं को पूर्ति करे। कोशिश करिए कोई ना कोई आप जॉब करिए, चाहे प्राइवेट में या किसी भी संस्था में, या आप जैसे मैंने पतंजलि का चिकित्सालय खोला हुआ है तो उसमें भी बिजी हो जाता हूँ। आज आपने देखा होगा कितने लोगों से आपका इंटरेक्शन हुआ, आप भी 5-10 लोगों से मिले, उनके हालचाल जाना, और कई आपने अपने सुझाव दिए, उन्होंने भी आपके सुझावों को समझा। ये कुछ चीजें हैं कि आप पुरानी चीजों को अंडू करिए, नए जमाने के हिसाब से कदम रखिए, और नए चैलेंजों को स्वीकार करते हुए आप इंजॉय करते हुए बढ़िए। साहब का कहने का तात्पर्य जहाँ तक मैं समझा हूँ कि सैनिक जीवन में और यहाँ सिविल लाइफ में थोड़ा अंतर है, इसलिए जब हम पोस्ट रिटायरमेंट यहाँ सिविल में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो हमें अपनी बहुत सारी आदतें बदलनी पड़ती है, चेंज करना पड़ता है, अंडू करना पड़ता है। साथ से चलते चलते एक और प्रश्न मैं पूछूंगा कि क्या आप पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ से संतुष्ट हैं, और थोड़ा सा अपने फैमिली लाइफ के बारे में बताइए। नहीं, आपने जो कहा कि जो कुछ भी दिया, जो मैंने कहा ना कि जैसे एक तो जो माँ जिसने जन्म दिया, दूसरे जिसने हमारी कर्म की जो माँ थी वो सेना शिक्षा को, और उसमें उसको बड़ी दादी भारतीय सेना को अगर हम लें, उसने तो सेपक दिया, और उसके साथ जो आज हमारी पर्सनैलिटी जो बनी है, जिससे हम समाज के सामने खड़े हो पाए, उसकी वजह से हो पाए, तो वो तो एक महत्वपूर्ण भूमिका ही रही। मगर उसने जो कुछ दिया हमको, जैसे मैं क्लास 10th में था, उसके बाद अगली क्लास 12th की थी, तो मैं 10th की भूमिका नहीं भूल सकता, मगर 12th क्लास किया तो उसका एक अलग ही आनंद था। फिर आपके आगे पढ़ते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, ये किया, तो उसी तरह से मैं जब वो पोस्ट रिटायरमेंट, जब रिटायरमेंट हुआ ना, तो उसके बाद की जिंदगी भी सेना के गुणों से भरपूर था, और मैं पहले ही थोड़ा सा जुड़ गया था सामाजिक कार्यों से, पतंजलि से जुड़ा, उसके साथ जुड़ा, और फिर उसके रिटायरमेंट से पहले मैंने क्या किया था, जो मैं डबल में तो वैसे था, वो था ही बीएड किया हुआ था, तो मुझे लगा कि मैं ज़्यादा हेडमास्टर बनूंगा, या कहीं पे प्रिंसिपल बनूंगा, या फिर टीजीटी पीजीटी टीचर लगूंगा। तो मैंने कहा कि जाने से पहले कॉर्पोरेट को भी थोड़ा आजमाया जाए, तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट इसी अलायंस यूनिवर्सिटी से किया। तो रिटायरमेंट के बाद जिस दिन मैं वहां से पचमढ़ी से वापस आया पेंशन ड्रिल के बाद, अगले दिन ही मेरे को जॉब में था, तो यही चीज मेरे को फायदा दिया कि, और मैं उसके बाद तो जो मैं आया तो मुझे लगा कि मैं जिस लेवल पे था, अगर मैं ट्रेन में ट्रेवल कर रहा था वो लेवल था, तो फिर मैं अगला लेवल मेरा जो था हवाई सफर का हो गया। तो उसकी वजह ये रही कि मतलब हवाई जहाज जाने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जिंदगी के चरणों की बात कर रहा हूँ। अगर मैं पैदल चल जाता तो साइकिल से फिर स्कूटर से फिर इस लेवल पे आते आते, तो पोस्ट रिटायरमेंट में खूब अवसर मिला, और सिविल में भी बहुत सम्मान करते हैं लोग, और उनकी नजरों में खड़ा उतरना वो बड़ा कठिन काम था। तो उसको वो हमेशा एक टैग था कि आर्मी में है। दूसरा, मैं हूँ उत्तराखंड का, आप भी उत्तराखंड के हैं, तो उत्तराखंड के लोगों के बारे में आपको मालूम है कि उनकी सबसे बड़ी पूंजी है उनकी मेहनत, उनकी ईमानदारी, उनकी दूरदर्शिता और समर्पण। उन गुणों से तो लेस हम बाय डिफॉल्ट, जब तक साहब का कहने का मतलब है, जब तक दूरदर्शिता, समर्पण और मेहनत नहीं होगी, लोग सम्मान नहीं करेंगे। आपको मेंटेन रखना होता है, मेंटेन रखना होता है, इसलिए जरूरी और है। अपना जो कुछ अपने पास पोटेंशियल है उसको पूरी तरह से यूज किया जाए, यूज करना पड़ता है, तब समाज में इज्जत मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है। दूसरा है ना कि देश हमें देता है सब कुछ, पर देश ने बहुत कुछ दिया, नहीं तो क्या थे हम लोग, और हम भी तो कुछ देना सीखें। तो और बच्चों के बारे में आपने पूछा था कि बच्चे यहीं पे हैं। मैं एक्चुअली जाना था वापस लखनऊ, मगर क्या है कि जब यहाँ पे बच्चे यहीं पढ़ रहे थे, तो दोनों भी आईटी प्रोफेशन में हैं, जॉब भी, हाँ, दोनों जॉब यहीं पे कर रहे थे, तो यहीं उन्होंने पढ़ाई करी, तो यहीं जॉब भी लग गया। तो एक तरह से हमारे लिए यूएस या यूरोप, हमारे लिए, भारत के लिए तो यही आपका बेंगलोर है। आपके दोनों बच्चे भी यही हैं, आपने देखा होगा, बहुत सारे बच्चों से मिले होंगे, तो यहीं बच्चे जॉब कर रहे हैं। बिटिया की शादी हो गई है, मिसेज भी जॉब कर रही थी, वो भी प्रिंसिपल थी सेंट मैरी कॉलेज में, वो भी अभी पतंजलि चिकित्सालय में मेरी मदद कर रही होती, मैं उनकी मदद कर रहा हूँ। ऐसे ही गृहस्थी चल रही है। बहुत अच्छा साथियों, इसी के साथ हमारी बातचीत का सिलसिला यहाँ पर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, थैंक यू वेरी मच। चौबे साहब, बहुत मजा आ गया। क्या थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर।